नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 15 अगस्त। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी स्वतंत्रता दिवस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो 15 अगस्त को आपका कोई एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, एग्जाम अब आपका शायद एक दिन ही बचा है, 17 अगस्त को। ठीक है, तो उनमें आपके क्या क्या जीकेजीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो देखिए पूछा गया है कि जो मोपिन जो डांस है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो मोपिन डांस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ये आपका एक जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो जनजाति है आपका नाम है गालो जनजाति। ठीक है, तो अगर आपसे जनजाति अगर आपसे पूछे जाए तो आपका गालो जनजाति है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसे दोस्तों आपका बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, तो बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। इस बात को भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका इस इंडिपेंडेंस डे एक बहुत ही बेहतरीन सेल चल रहा है। ठीक है, जो कि दोस्तों अब तक का सबसे 10 सालों में सबसे कम प्राइस पर आपको जो पासेस है जो कि उपलब्ध कराया जा रहा है। आज़ादी उत्सव सेल नाम से चल रहा है। 14 से 15 अगस्त के बीच चलना है। आज आपका 15 अगस्त। इसमें दोस्तों आपका टेस्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो मात्र आपको 269 रुपये में मिल जाएगा, जो कि पहले आपका 699 में मिलता था। ठीक है, साथ में आपका टेक्स्ट बुक का जो पास है नॉर्मल वाला वो आपका 189 में, जो पहले आपका 399 में मिलता था। हमारा कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, आपको याद रहे कि यह प्राइस आपका 16 अगस्त से फिर से इंक्रीज होकर 699 और 399 हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि आपका सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट है जो कि उपलब्ध है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। लगभग 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि इसमें आपका शामिल किया गया है, एवं 17,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इस सेल का लाभ उठा लीजिए। आज आपका अंतिम दिन है, इसके बाद आपका जो प्राइस है फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों का साक्षरता दर कितना है। ठीक है, तो पुरुषों का साक्षरता दर है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो पुरुष की साक्षरता दर की बात करेंगे आपका 2011 के जनगणना के अनुसार वो दोस्तों आपका 82.14% है। ठीक है, 82.14% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ओवरऑल आपका साक्षरता दर पूछ जाए कि ओवरऑल साक्षरता आपका कितना है, तो ओवरऑल साक्षरता दोस्तों आपका 74.0% है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे महिलाओं की साक्षरता दर पूछ जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर आपका 65.46% है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे टॉप स्टेट पूछे जाए कि प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो दोस्तों आपका केरल है। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ का साक्षरता दर शायद आपका 94% है। ठीक है, इसके अलावा बॉटम बात करेंगे, मतलब सबसे नीचे कौन सा राज्य है, तो ये दोस्तों आपका बिहार है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो रही बात साक्षरता दर की। ठीक है, बाकी और भी प्रश्न आगे मिलेंगे 11 जनगणना से संबंधित, तो उन सभी फैक्टर्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर जो सावरकर जी थे उनको 1904 में किसका गठन किया था। ठीक है, तो इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना है 1904 में वीर सावरकर जी ने किया था, अपने भाई के साथ मिलकर गणेश दामोदर सावरकर के साथ। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा एक 1857 का जो क्रांति हुआ था उस पर बेस्ड एक पुस्तक भी लिखा गया है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन हाउस का स्थापना किसने किया था, तो इंडियन हाउस का जो स्थापना है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा 1905 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यापार करने का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो व्यापार करने की अधिकार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 19 में, जो कि आपका आर्टिकल 19 में, जो कि दोस्तों आपका स्वतंत्रता से संबंधित आपका अधिकार है, जो कि आज हम स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं केवल नागरिकों को। ठीक है, केवल नागरिक कहने का मतलब है भारत से विदेशी को ये स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं है। वो कौन कौन सा स्वतंत्रता है, एक तो आपका है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अगला है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, नेक्स्ट भारत के राज्य में सर्वत्र आबाद आचरण की स्वतंत्रता, अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, अगला है कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे भारतीय संविधान में आपको दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका कि नाटी जो डांस है किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। तो नाटी डांस की बात करेंगे तो ये जो डांस है फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। इसके दौरान ये नृत्य आमतौर पर समारोह और उत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में आपका पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मंजू जो भार्गवी हैं आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मंजू भार्गवी की बात करेंगे तो ये आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं आपका एक तो आपका चावल है, दूसरा आपका मक्का है, तीसरा बाजरा है, चौथा सोयाबीन है, पांचवा आपका कपास है, छठा आपका मूंगफली है, ठीक है। तो ये 6 फसल आपकी मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में फसलों को मौसम के आधार पर 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। वो जो श्रेणी है आपका एक तो रबी है, दूसरा खरीफ है, तीसरा आपका जायद फसल है, ठीक है। तो रबी फसल की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर, कभी कभी दिसंबर भी ऑप्शन में मिलता है, तो उसके बीच में बोया जाता है। काटा कब जाता है तो अप्रैल और मई के बीच में काटा जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो आपकी फसल आती हैं वो आपका आती हैं गेहूँ, ओट, ग्राम और मटर, ठीक है। इसके अलावा खरीफ फसल की बात करेंगे, ये आपका जून और जुलाई के बीच है जो कि बोया जाता है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में काटा जाता है। और जैसे इस फसल के अंतर्गत चावल, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली आते हैं। इसके अलावा जायद फसल की बात करेंगे तो ये आपका फसल मार्च जून के बीच में बोया जाता है और इसी बीच में काट भी लिया जाता है, ठीक है। ये फसल दोस्तों आपका रबी और खरीफ फसल के बीच में उगता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत ककड़ी, करेला, कद्दू आते हैं। नेक्स्ट है आपका सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है भारत में कहाँ हुआ था। तो ये सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है आपका विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास आपका किसके बीच होता है तो सिंगापुर और भारत के बीच एक क्या है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हरमनप्रीत जो सिंह है किस खेल से संबंधित है। तो हरमनप्रीत सिंह है जो कि फ्रेंड्स आपका संबंधित है भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक दोस्तों आपका हरमनप्रीत कौर भी हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक आपका हरमनप्रीत कौर भी हैं जो कि दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है, जो कि महिलाएं क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। एक आपका हरमनप्रीत सिंह है जो कि आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं, आपके हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हॉकी टीम ने जो आपका 2022 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था, उस टीम का ये हिस्सा थे। डिफेंडर के रूप में खेलते हैं और इन्हें वर्ष 2020 और 21 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नामित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका शाहनामा किसने लिखा है। तो शाहनामा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। शाहनामा या राजाओं की पुस्तक है जो कि 1010 ईस्वी में लिखी गई एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है और इसे लगभग 60,000, ठीक है, 60,000 दोहे हैं। इसके लेखक हैं, इसके पूरा नाम है फिरदौसी का अबुल अल कासिम फिरदौसी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में तो और भी प्रावधान लिए गए हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का पद हो गया जो कि आपके बार ऑप्शन में आता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो भी दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार के अलावा दोस्तों आपका लिया गया है वो आपका प्रस्तावना लिया गया है। प्रस्तावना आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा आपका महाभियोग का प्रक्रिया वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया बिस्मिल्लाह खां जो कि किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपका वो दोस्तों आपके शहनाई वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो शहनाई आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो इनका जो असली नाम है आपका कमरुद्दीन खान है। उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे कि 1961 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, 1968 में आपका पद्म भूषण दिया गया है, 1980 में आपका पद्म विभूषण दिया गया है और 2001 में इन्हें भारत रत्न भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो आपका भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उनमें से 4 अवार्ड है जो कि इन्हें दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा 1950 में जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था प्रथम, उस पर लाल किले पर आपका शहनाई भी इन्होंने बजाया था, ठीक है।
इसके अलावा 102वां जो जयंती इनका हुआ था उसमें आपका गूगल के द्वारा डूडल बनाकर, ठीक है, इनको सम्मानित भी किया जा चुका था। और 2001 में उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत सम्मानित होने वाली ये आपके तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं। पहले आपके MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं और दूसरा आपका पंडित रविशंकर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुमानित प्रतिशत क्या था, ठीक है। तो अनुमानित प्रतिशत की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 22%, ठीक है। आपका एक्यूरेट बात करेंगे तो 23.95% और अनुमानित की बात करेंगे तो 22% दोस्तों आपका गरीबी रेखा के नीचे दोस्तों आपका कौन थे, आपके गरीब लोग थे पूरे भारत में, ठीक है। इसका जो गणना है आपका तेंदुलकर पद्धति के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपका व्यक्तियों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग थे गरीब से नीचे रहने वाले। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7%, पूरे भारत में 21.9 वहाँ पर 23 नहीं होगा, 21 होगा, ठीक है। इसके अलावा 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति में 816 रुपये था। ये भी आपसे पूछा जाता है कितना रुपये प्रति व्यक्ति माह था, तो 816 रुपये आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति माह यही आपका 1000 रुपये अनुमानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी जो कृष्णमूर्ति जी हैं निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की भारतीय नृत्यांगना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इनको पद्मश्री 1968 में दिया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण 2001 में दिया गया है और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि अनुच्छेद 43B से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 43 है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास जो कि करता है, यह आपका संविधान के भाग 4 में संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा इसको आपका 2001 में आपका 97वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था सहकारी समिति को, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता है जो कि किसने किया था। तो द्वितीय अधिवेशन की जो अध्यक्षता है आपका बताते हैं INC, शॉर्ट फॉर्म में INC कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सेकंड जो अधिवेशन था वो आपका कोलकाता में आयोजित हुआ था। कोलकाता में भी कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन में कॉमन हाउस के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे, एवं इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी पर केंद्रित था कि किस तरह जो ब्रिटिशर्स हैं आपका भारत से पैसों को ले जा रहे हैं अपने देश ब्रिटेन में, ठीक है। उसी पर आधारित पुस्तक था, बार पूछा जाता है। इसके अलावा 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है A.O. ह्यूम के द्वारा। आपको मालूम होगा कहाँ पर होता है, तो बम्बई में पहला अधिवेशन होता है। उसकी जो अध्यक्षता करते हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो हेमा मालिनी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। हेमा मालिनी के विषय में आप लोग जानते होंगे, ये आपकी एक अभिनेत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में हेमा मालिनी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से बीजेपी की लोकसभा की सांसद है। इसके अलावा वो ड्रीम गर्ल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनको पुरस्कार सम्मान की बात करेंगे तो 2000 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा है जो कि कैसे करता है। तो जो हिमालय पर्वत है वो भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा कैसे करता है, तो आपका जो जितने भी जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो उपमहाद्वीप में दक्षिण की ओर बहने से रोकता है, जो कि दक्षिण एशिया को अन्य महाद्वीपों के समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो हम उन 11 मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं जो कि आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत वर्णित है भाग 4A में, ठीक है। तो ये वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो उसमें से आपका संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। इसके अलावा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। इसके अलावा देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अगला है समान भाईचारे की भावना का विकास करना। इसके बाद देश की सामसिक संस्कृति का संरक्षण करना,
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच और मानवताओं का विकास करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से बचना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य ही है। इसके अलावा जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, और अंतिम जो है आपका कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, ये जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो आपका 2002 में 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। बाकी ऊपर का जो 10 मौलिक कर्तव्य था वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लिया गया था आपका रूस के देश से, जो कि उस समय आपका यूएसएसआर कहलाता था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह आपका जोड़ा गया था। ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है बार बार कि इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना का जो आपका उद्देश्य है वो नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपके क्या क्या है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य पहला है वो दोस्तों आपका आर्थिक विकास करना, ये आपका उद्देश्य है। इसके अलावा आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय करना, ये भी दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही है। पूर्ण रोजगार देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, ये सभी दोस्तों आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। पंचवर्षीय योजना के विषय में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। ये आपका 1951 में शुरू हुआ था, जो कि 5 वर्षों तक चलता था। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1956 तक चला था। इसके अलावा दूसरा आपका 1956 से 1961 तक चला था। इसी प्रकार टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजना चला है, जो कि 2012 से 2017 तक आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि भारत में सूक्ष्म वित्त का नियामक डैश है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म वित्त बैंक जो होता क्या है, तो यह रोजगार या कमाए वाले व्यक्ति और समूह को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं हैं जिनकी वित्तीय सेवाएं तक कोई भी अन्य पहुंच नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। अब भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का एक स्वायत्त नियामक संगठन है। इसके अलावा आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई का जो स्थापना है, आरबीआई अधिनियम 1934 के अधिनियम के साथ अप्रैल 1935 में हिल्टन या कमीशन के सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसके जो पहले जो गवर्नर थे आपके श्री देशमुख जी थे, और पहले जो गवर्नर थे वो तो आपके ये थे, लेकिन वर्तमान में गवर्नर आपके कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। नेक्स्ट आपका चरी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो चरी नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। यह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक लोक नृत्य है। इसके अलावा इस नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है आपका एक फल्गुबाई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी का जो मृत्यु है जो कि हो गया था, तो साइमन कमीशन जब आपका आया था 1928 में, तो उस समय दोस्तों आपके विभिन्न भारतीय राज्यों में घूम रहा था। उस समय जब लाहौर में आपका साइमन कमीशन गया तो उस समय जो लाला लाजपत राय जी थी वो आपका अहिंसक मार्च के साथ इस आयोग का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसे का जवाब है जो कि हिंसक रूप में दिया था, और 17 नवंबर 1928 को पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी का घायल हो गए थे और कुछ समय बाद इनका मृत्यु हो गया था। तो लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि गदाम पद्मा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कोई भी दिया गया हो, लेकिन कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हैं गदाम पद्मा रेड्डी, 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका कि द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत है किसने किया था। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली की बात करेंगे फ्रेंड्स कि किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान आपका बंगाल का गवर्नर था। साथ में 1765 से 1767 2 टाइम के लिए आपका गवर्नर बना था। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के ही आपका शासन में हुआ था, और जो कि सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। इसके अलावा इसका शुरुआत द्वैध शासन का रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, द्वैध शासन को समाप्त आपका 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एशियन खेल का जो शुरुआत है किस देश में हुआ था। ठीक है, एशियन खेल का जो शुरुआत है पहला बार वो दोस्तों आपका भारत में ही खेला गया था। ठीक है, भारत में ही दोस्तों आपका क्या हुआ था, भारत में ही आपका हुआ था। ठीक है,
1951 में आपका पहला संस्करण खेला गया था, ठीक है। इसके अलावा 1951 के संस्करण को आधिकारिक तौर पर पहले एशियाई खेल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 2022 का जो आपका एशियाई खेल है जो कि हांगजो चीन में होगा सितंबर अक्टूबर 2023 में, जिसमें भारत की तरफ से पहली बार क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम जो कि भाग लेगा। इसके अलावा जो अगला एशियाई खेल है वो आपका 2026 में होगा जो कि नागोया जापान में खेला जाना है, ठीक है। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको करा दिया। आज था 15 अगस्त, तो फिर भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग का निवेदन, आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।